चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये इतना इसमें ना ये बीच में चैप्टर इन्होंने स्किप कर दिया था 2020 से, 20 पूरा नहीं था, 21 पूरा नहीं था, 22 में इन्होंने 4 अटेम्प्ट बाद इसको दोबारा डाला है। अगेन ये एक इजी चैप्टर है, पढ़ने में भी आप लोगों को लगा था कि यार ये आसान चैप्टर है, इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है, साथ साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। निकाल लो पेंसिल और वो जो सवाल मुझे लगेगा कि यार ये चीज़ सॉल्व करने वाली है मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, भागने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स भी बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट हो गया और हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा बाकी है। आज 1 जनवरी, हम पूरा जनवरी इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। सही है, कोई जल्दी में हम ना पहले कभी थे ना आइंदा जल्दी करेंगे किसी भी चीज़ में। अच्छा एक तो देखो पहला सवाल तो बड़ा सिंपल है अपना, देखें क्या लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ चार्जेस व्हिच अ कंपनी इज mandatorily required to get registered with the registrar under the Companies Act. Also state the effect of non-registration of a charge created in favor of a company. क्या है इसका जवाब जी? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। अगर हम देखें इसका पेज नंबर इसमें पेज नंबर 33 जो है यहाँ से लिखा हुआ है फॉलोइंग चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सही है, कह रहा है 6 टाइप ऑफ, आप कोई से भी 6 इसके अंदर उठा के लिख दें। सही है राफे, देखो स्ट्रेट सवाल है ये, कह रहा है 6 टाइप ऑफ चार्जेस व्हिच अ कंपनी इज मैंडेटोरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सही है, तो ये 6 के 6 आ जाएंगे। सही है, अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होता है जी? अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये होता है कि कंपनी जो है अगर कंपनी नहीं कर रही तो बैंक जो है वो खुद भी कर सकता है, जो लेंडिंग कंपनी है वो खुद कर सकती है रजिस्टर, और वो क्या करेगी रीइंबर्समेंट करवा लेगी। पहले तो क्या खुद कर लेगी। सही है, लेंडिंग कंपनी जो है lending company may get it registered itself and the company would be bound to repay the expenses. Company would be bound to repay the expenses या reimburse the expenses incurred in getting the charge registered. समझ में आया राफे? स्प्रिंग 18 था ये, स्प्रिंग 19। पहला सवाल कह रहा है लिस्ट 6 टाइप ऑफ चार्जेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। की बात कर रहा है। हाँ, अफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तो पार्ट भी है ना, पार्ट ए पहले समझ में आ गया आपको? सही है, टाइप बिल्कुल फॉलोइंग चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वाले में आप कोई भी 6 उठा के लिख दें। इसमें 6 ही है मेरे ख्याल से, ABCDE 6 है तो पूरे के पूरे आपने इसके अंदर, लेकिन नहीं G भी है, H भी है, I भी है, ये आप इसमें से कोई भी 6 चार्जेस उठा के लिख दें। ये फॉलोइंग आर द चार्जेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड मैंडेटोरीली बाय द कंपनी। एक ABCD 1 2 3 4 5 6 करके लिख दें। नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या होंगे? नॉन रजिस्ट्रेशन कंपनी खुद नहीं कर रही तो लेंडिंग कंपनी में गेट इट रजिस्टर्ड इटसेल्फ and the company would be bound to repay the expenses incurred in getting the charge registered. सही हमने चीज पढ़ी थी कि अगर कंपनी खुद नहीं करा रही तो जो है बैंक जो है वो भी उसको रजिस्टर करवा सकता है। आपने सुना है नहीं पूरा चैप्टर? फिगर अंडर द प्रोविजन ऑफ द, लिख लें रजिस्टर्ड and the company would be bound to repay the expense incurred in getting the charge registered. सही है राबे? अच्छा अब इसके बाद एक और सीधा सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 सवाल पढ़िए। Describe the circumstances in which the registrar has the power to make entries of satisfaction and release of charge in register of mortgages and charges without intimation from the company। बताइए, बड़ा आसान जवाब है इसका, बताइए। In which the registrar has the power to make entries of satisfaction and release of charge in the register of mortgages and charges with intimation from the company। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन में सही है, वो कह रहा है कब रजिस्ट्रार जो है खुद जो है अपने तौर पे जो है चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है, विकेट कर सकता है, नोट अपने पास नोट कर सकता है कि ये चार्ज खत्म हो गया। सेक्शन 110, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये वो 2 कंडीशंस हैं। तो इसमें क्या पूछा है देखो, इसमें क्या डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द रजिस्ट्रार। देखो हमेशा सवाल का जवाब ना आप जो स्टार्ट लिया करो, वो सवाल में जो रिक्वायरमेंट है वहीं से स्टार्ट लो।
सही है। इस तरह की जो चीज़ होती है बुलेट पॉइंट वगैरह में लिखना होता है। आप देखो आपने अपनी कोई झाड़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम थोड़ी है आपके पास कि आप सोचें और एक नया जुमला लिखें। आप सिंपल लिखें फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस विदाउट इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। नंबर वन क्या है? नंबर वन क्या है इसके अंदर? दैट द डेट और फॉर विच द चार्ज वाज गिवन हैज बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट। मतलब जिस डेट के अगेंस्ट चार्ज लिया था बैंक ने, जिस डेट बैंक के लिए जो फेवर में चार्ज किया था कंपनी ने, जिस डेट के अगेंस्ट तो कंपनी ने रिपे कर दिया। भाई मैं तो मॉर्गेज क्यों रखाऊं? मिसाल के तौर पर मैं तुमसे 1 लाख रुपए लिए थे, मैंने जो है अपना मोबाइल रखवाया था, सही है, लैपटॉप रखवाया था, और जब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा तो तुमसे वो लैपटॉप वापस मांगूंगा ना यार, सही है ना। तो वो कह रहा है भाई देखो जब करेगा रजिस्ट्रार एंट्री, जब डेट वो जिसके लिए चार्ज क्रिएट हुआ था वो डेट रिपे हो गया। नंबर टू क्या? दैट द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। इसका मैंने क्या बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे कंपनी ने 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टियां कराई हैं। अब एक प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट उन्होंने रिपे कर दिया, वो चुप, सही है। या एक प्रॉपर्टी आपने या तो रिपे कर दी इसके अगेंस्ट, या आपने उसको सेल कर दिया, सही है। तो आपने सेल कर दिया या क्या कर दिया, आपने रीपे कर दिया इसके अगेंस्ट लोन। तो कह रहे अब ये प्रॉपर्टी जो है वो निकाल सकता है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ऊपर वाले ने क्या बोला? डेट के हिसाब से बात करता, पैसों के उससे, कि भाई डेट हैव बीन रीपेड इन होल और इन पार्ट। नंबर टू में क्या कह रहा है? नंबर टू में कह रहा है पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कंपनी की थी, या तो वो क्या हुआ, हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज, रिलीज हो गई चार्ज से, मतलब क्या पैसे दे दिए उसको, या सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग, कंपनी की प्रॉपर्टी है वो अंडरटेकिंग रही ही नहीं। ये तो बैंक ने सब कर ली, सही है। या तो क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट कंपनी ने उसको जो है कंपनी ने बेच दिया। समझ में आ रहा है? ऐसी सरसर कर रहे हो? नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें रिकॉल हो रही है। ऑटम 2017, इसके बाद स्प्रिंग 2017 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको पूरे 5 से 10 मिनट इसके अंदर दूंगा। अंडर द प्रोविजन, अभी ऑटम 2017 पढ़ लेते हैं पहले। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस एंड वेयर सच रजिस्टर शुड बी केप्ट। सिंपल सी बात है। कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन 112। वेरी गुड। Every company shall maintain a register of mortgage and charges in the specified form manner as may be specified in the specified, या यूं लिख दें in the form specified as may be. The register of charges and the copies of the instrument creating any mortgage and charge or modification thereof shall be open to inspection by any member or creditor of the company without fee, any other person on payment of such fee as may be fixed by the company for each inspection. Such register shall be kept at the registered office of the company. चाहो तो लिख लो, मेरे ख्याल से कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ भी है तो हाँ लिखा हुआ नहीं है, नहीं ये अलग से, ये सेक्शन का पार्ट नहीं है। इसमें इसने पूछा है, इसने पूछा है कि भाई वह सच रजिस्टर शुड बी केप्ट, सच रजिस्टर शैल बी केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इस तरह की सारी चीज़ें जितनी भी ना, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हो, मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग हो, वो सारी चीज़ें ये बोलता है अकाउंट्स हो, सब बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप रखेंगे। अगर आप अकाउंट्स में एक बात करता है वो कि अगर आप कहीं और रखेंगे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना होगा उसका कि आप यहाँ पे इसको अकाउंट्स को रख रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख रहे, उसका एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। सिंपल था यहाँ तक, कोई सवाल में कोई टेढ़ापन नहीं था। अगेन टेढ़ापन इसमें भी नहीं है स्प्रिंग 2017 में, लेकिन एक आपकी ड्राफ्टिंग स्किल चेक होगी। अब चूंकि आपने किया हुआ नहीं है इसके बाद से, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 10 मिनट दूँ और आप इसको सॉल्व करें। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सही है जी। स्प्रिंग 17 आइए देखते हैं। एक्सपेंशन लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन क्वेटा हैज एक्वायर्ड अ होटल इन ईरान। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉपर्टी कहाँ की है? ईरान की। और चार्ज का रजिस्टर होगा कोयटा में। कैसे पता कोयटा में रजिस्टर होगा? लिखा है ना कंपनी कोयटा में, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वो उसने होटल ईरान से। सही है। ऑन 1 मार्च 2017 EL obtained a long term loan from ABC Bank Limited। ABC Bank Limited से उसने 1 मार्च 2017 को लिया है, सिचुएटेड इन चमन। सही है। बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी, यहां से पता चल रहा है कि चार्ज पाकिस्तान में हुआ है। बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी इन ईरान। सही है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द अबव चार्ज। मैं आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करें। सकून से वो क्लॉज पढ़ें। ये कौन सा क्लॉज है? क्रेडिट इन पाकिस्तान है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, या कौन सा है? प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है और चार्ज भी आउटसाइड पाकिस्तान है। कौन सा केस है? इसको पढ़ें और सकून से इसको सॉल्व करें। सही है, करें फिर सॉल्व इसको। देखें जो आपको लगता है पहले सॉल्व करें, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए।
देख के करें सॉल्व, अभी सारे पास पेपर देख के करने हैं। पास पेपर कर रहे हो तुम, बाकी करें तुमने इनकॉर्पोरेशन के बाद के कहाँ है? तो कॉपी नहीं लाना, मैं लो चैप्टर होगा तो बता रहा हूँ आपको। मेरे जो लेक्चर जो मैंने पास पेपर करा उससे मैच करें। कितने चैप्टर कर लिए पास पेपर? तो दो को तो पूरे करे हैं, इसी का साथ में कर रहा हूँ। साथ के कर रहे हो, चलो करो। सर एक बात पूछूंगी, पहले सॉल्व कर लो फिर पूछ नया लेना। चैप्टर अभी आया है हाँ कॉम्बिन वाले, अब जब तो नहीं तो मिलने के सिनेरियो बने होगे तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं बन सकता है? किसने का सिनेरियो नहीं बनेगा? बेटा मैं तो कहां के नहीं नहीं, हल्के का मतलब ये थोड़ी कि कोई सिनेरियो नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। 100 नंबर पूरी कैसे करेगा वो? पहले अच्छी तरह देखो, कभी भी पास पेपर करो पहले उसका सेक्शन आइडेंटिफाई करो, सेक्शन को अच्छी तरह पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, माइंड में जो मैंने 3 वे अप्रोच बताई थी उससे सॉल्व करो। जंप करोगे कंक्लूजन पे, डायरेक्ट आंसर की ड्राफ्टिंग पे जाओगे, गलती करने के चांसेस होंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें वो लिखनी है शायद जो सेक्शन में नहीं है, कनेक्ट करनी है चीजों को, समझे ना? सेक्शन के अलावा भी इसके अंदर बातें लिखनी है, मैंने हिंट दे दी है। हो गया? आंसर रीड करो, आंसर रीड करो, देखते हैं आपने ड्राफ्टिंग कैसी करी है, क्या चीजें लिखी है, गलती तो नहीं करी। अगेन ये सवाल मुश्किल नहीं था, मैं एक हिंट दूंगा आप बोलोगे अरे ये क्या था, लेकिन मैं सिर्फ ये चेक करना था कि इसमें आप किस तरह की चीजों का आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। बताइए, आप आंसर रीड करिए। Under the provision of the Companies Act 2017, the following procedure for the registration of fixed charge traded on property of Iran shall be taken. Copy of the instrument trading mortgage trading the charge verified in the specified manner may be filed for registration, notwithstanding that further proceedings may be necessary to make it mortgage or charge valid or effectual according to the law of Iran. Any subsequent registration of such charge shall not prejudice any rights acquired in respect of the hotel before the charge is actually registered. बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी, 30 डेज तो लिखते हैं, उसने डेज भी दिए, मैं 31 मार्च को जो डेट दी वहां से 30 डेज तो काउंट करो, मिस कर दिया आपने एक पॉइंट। बाकी सही लिखा है, बाकी सही लिखा। मैं ये चीज चेक करना चाह रहा, देखो हमने देखो लॉ ने जनरली क्या बताया था, लॉ ने कहा था कि जो आपने बैंक है, सही है, और इसने लोन दिया किसको? कंपनी को, नहीं जनरल बात कर रहा हूँ, लोन दिया कंपनी को, उसने कहा तुम्हें चार्ज रजिस्टर करना है, उसने कहा आप क्या करोगे? इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, सही है, इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, और इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे? 30 दिन के अंदर रजिस्टर करोगे SCCB के पास कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रिगार्डलेस के वो केस 1 हो या केस 2 हो, सही है। प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है, रजिस्ट्रेशन उसकी चार्ज रजिस्ट्रेशन आउटसाइड पाकिस्तान हो, उसमें क्या फर्क? उसमें भी ये चीज होगी, उसमें उसने क्या बताया, 30 डेज कहां से काउंट होंगे, सही है। प्रॉपर्टी बाहर की हो, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो, सही है, तो उसमें उसने 30 डेज का कोई फिगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां रजिस्टर हो रहा है, सेक्शन 100 में बता चुका है, ऊपर सेक्शन 100 में वो ऊपर बता चुका है 30 डेज है, सही है। तो आप बात किस तरह, आप क्या देखो, आप सवाल अगर मैं आपने ड्राफ्टिंग सही करी है, लेकिन अगेन अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट आपने ड्राफ्ट किया, आप थोड़ा सा लेंदी लिखते हैं। अब देखें अगेन ये चीज आपने बहुत जल्दी सीखनी है कि आपने ड्राफ्टिंग को आपने कंसाइज किस तरह करना है, शॉर्ट नहीं, कंसाइज किस तरह करना है, सही है। कि 4 नंबर के औकात के हिसाब से 4 नंबर को एंटरटेन करेंगे, 2 नंबर के औकात के हिसाब से 2 नंबर को एंटरटेन करेंगे, सही है। हर सवाल को जिस तरह मैं कहता हूँ उसके औकात के हिसाब से हमें आंसर करना है। ये कितने नंबर का सवाल है? 4 नंबर का सवाल है। आपने कितनी लाइनें लिखी है? आपने करीब करीब 10 से 11 लाइनें लिखी हैं, सही है। मेरे पास ये आंसर मौजूद है कि कितनी लाइनें हैं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, चाहे छोटी है, बल्कि बड़ी राइटिंग है आपकी, 2 4 1 2 3 4 5 5.5, तो बहुत से बहुत ही 7 से 8 लाइनें बनी है अगर आपने पास लिखेंगे। आपने लिखा है कोई 10 से ऊपर लाइनों में। अब देखते हैं क्या फर्क है, किस तरह होगा। द गिविंग चार्ज, अब मेरे को मैं सवाल, मैंने सेक्शन पढ़ लिया ना, अब देखो मेरा आंसर सुनो। द गिविंग चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान फॉर प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। सबसे पहले मैंने इस सिनेरियो को उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हुआ क्या है इसके अंदर, वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है और क्या पूछ रहा है, सही है। मैंने उसको बता दिया, क्योंकि उसने ये सब तो नहीं लिखा था ना कि चार्ज बाहर, मतलब उसने इस तरह की वर्डिंग तो नहीं आपको लिख के दी ना, उसने प्रॉपर्टी का बता दिया बाहर है भाई वो चार्ज उसका यहाँ। आपने उसको एक जुमले में लिख के बता दिया कि हाँ मुझे पता है तुमने क्या पूछा है। नंबर 2, EL shall be required to file with the registrar
प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद इन कितने 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। क्या क्रिएशन की डेट दी हुई है उसने? 15 मार्च दी हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं दी हुई। कहाँ दी हुई है? सॉरी 1 मार्च 17। वो तो प्रॉपर्टी की एक्विजिशन की डेट है, अच्छा क्रिएशन की नहीं दी हुई। क्रिएशन की नहीं दी हुई। सही है। इन एडिशन टू द अबव, अब हम लिखेंगे सेक्शन वाली बात, जो सेक्शन स्पेसिफिक बात थी। क्या थी? इन एडिशन टू द अबव फर्दर प्रोसीडिंग मे बी नेसेसरी टू मेक द चार्ज वैलिड एंड effectual and according to the law of Iran in which the property is situate। सही है। Any subsequent registration of mortgage or charge वाली बात आपने तो नहीं लिखी है? लिखी है मैंने। लिखी नहीं, इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है सबसे। अभी तो वो बोल रहा है चार्ज के रजिस्ट्रेशन का बताओ। देखो हमेशा एक बात याद रखो, मैंने एक चीज तुमने बताई थी कि आपने सेक्शन को उलटना नहीं है उसके पास। आपने इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड की भी जब मैंने पास पेपर कराए थे, मैंने यही चीज समझाई थी कि देखो सेक्शन को उलटना नहीं है, उसके पास पेपर जरूर देखना। आपने सेक्शन को जो है सॉल्व, आपने जो है जितना उस सेक्शन में से पूछा गया है, देखो मेरी बात सुनो, सवाल पढ़ो दोबारा। Expansion Limited EM, a company incorporated in Quetta, has acquired a business in Iran. On 1st March 2017, EM obtained a loan. सही है। रिक्वायरमेंट पढ़ो। अंडर द प्रोविजन, Under the provision of the Companies Act 2017, explain the procedure for the registration of the above charge. क्या प्रोसीजर में ये जुमला तुम्हारा फिट बैठता है? नहीं। क्यों नहीं बैठता? Subsequent. सब्सिक्वेंट है वो तो वो बोला भाई रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके बारे में बताओ ना। देखो मैंने उस दिन एक बात बताई थी, तुम्हारे लिए दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, तुम रिकॉर्डिंग में भी सुन लोगे। आई केप सेज के इट डज नॉट डू नेगेटिव मार्किंग। क्या आपको नेगेटिव मार्किंग पता है किसे कहते हैं? नेगेटिव मार्किंग किस तरह की होती है? कहीं कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह का होता है यूनिवर्सिटीज के। आपके 100 MCQs हैं, सही है, आपने कितने किए? 60 सही किए, 40 कितने किए आपने? गलत किए। आपके नंबर कितने आने चाहिए? 60, 100 में 60। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग किसे कहते हैं? सही है, 1 mark फॉर ईच करेक्ट MCQs, सही है, एंड नेगेटिव 0.5 mark फॉर ईच रॉन्ग MCQ या इनकरेक्ट MCQ, सही है। अब आपके कितने नंबर बन गए इसमें से? 20 यहां से कट गए, 60 आपने सही किया, आपके कितने बन गए? 60 माइनस 20, 0.5 होगा ना, ये 40। दिस इज नेगेटिव मार्किंग। आई केप कहता है मैं ये नहीं करता, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग ये नहीं होती कि आपने एक सवाल में उसने पूछा सेक्शन से इतना था, आपने इतना लिखा, एक्स्ट्रा लिखा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो आपके नंबर काटेगा इस पे ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। वो बोलेगा भाई मैंने तो ये पूछी ही नहीं थी चीजें, इसने क्यों लिखी हैं। आप कभी भी असम्पशन नहीं ले कि मैं सब लिख देता हूं, उसमें कुछ ना कुछ तो सही होगा। बिल्कुल जो सही होगा वो उसके नंबर देगा, लेकिन जो गलत आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है, जो कि सवाल के जवाब से पर्टेन ही नहीं करता था, वो उसके नंबर आपके लाजमी काटेगा। दिस इज नॉट नेगेटिव मार्किंग, दिस इज लैक ऑफ योर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग ये होती है, आईकिप कहता मैं ये नहीं करता, तुम्हारे 30 MCQ उसने पूछे, तुमने 25 सही किया, 5 गलत किया, तुम्हें 25 देगा 30 में से, वो तुम्हारे उन 5 के नंबर नहीं काटेगा। लेकिन एक सवाल में वो 4 नंबर का पूछता है, वो आधा सेक्शन मांग रहा है, तुम उसको पूरा सेक्शन दे रहे हो, तुम्हारा नंबर काटेगा। यहां तुम्हें वो 4 में से 4 कभी भी नहीं देगा, हालांकि तुम्हारी सारी बातें ऊपर की सही है, 3 देगा तुम्हें। चलेगा ये तो रिक्वायरमेंट, इसका मतलब कि बच्चा समझ ही नहीं सका क्या पूछा था मैंने। समझ लो, लैक पुअर अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो वो कहेगा उसकी क्या असम्पशन होगी? अगर मैं ये सवाल तुम्हारा जवाब चेक करूँ, मेरी असम्पशन क्या होगी? यार बच्चे ने सब कुछ लिखा है इस पे, उसको पता ही नहीं था मैंने क्या पूछा है, उसने उलट दिया सेक्शन। ये प्योर एग्जाम्पल है सेक्शन उलटने की। तुमने सेक्शन पढ़ा, तुमने उलट दिया, सही है। अगेन तुमने अंडरस्टैंडिंग अपनी यूज करी है, तुमने 21 डेज वाली बात वो सब लिखी है, 30 डेज वाली रजिस्ट्रेशन वाली बात लिखी है, लेकिन अगेन वो जो तुम्हारा जुमला है वो सब बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे, एंड ही हैज एवरी राइट टू डिडक्ट योर मार्क, एवरी राइट। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ये होती है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी। क्लियर है? अब आगे के सवाल तरीके से करेंगे। अच्छा, अब करते हैं हम मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस के पास पेपर्स। हाँ सॉरी, प्रोस्पेक्टस के पास पेपर्स, शेयर कैपिटल टैक्स एंड वेरिएशन और प्रोस्पेक्टस के पास। वेरी गुड,
हाजिर दिमागी आपकी, वेरी गुड, गलत बोल दिया था मैंने। इसके तो बहुत कम बात से पढ़ते यार, मॉडर्गेज इंचार्ज आसान सा है, लेकिन अगेन वो इन्हीं 2 सेक्शंस में आप घुमा सकते हैं, आप लोगों को पता है। मॉडिफिकेशन पे घुमा देगा। देखो मॉडिफिकेशन पे किस तरह सवाल पूछ सकता है, बोलेगा कि एक चार्ज रजिस्टर हुआ है और उसमें ना ये लोन का अमाउंट ना गलत आ गया था। ये लोन का अमाउंट जब फॉर एग्जांपल पहले 100 मिलियन का लोन था, पहले 100 मिलियन का लोन था, इस पे चार्ज रजिस्टर हुआ 134 मिलियन का। अब कंपनी ने क्या किया, मजीद 100 मिलियन का लोन उठा लिया, या वाइस वर्सा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 20 मिलियन जो है उसको रीपे कर दिया। अब कंपनी रीपे कर दिया, 80 मिलियन का लोन अभी भी खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है। बताओ एज पर कंपनी से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये 6 या 7 नंबर तक का ये सवाल पूछ सकता है और बच्चा इसमें से 2 या 3 से ऊपर नहीं ला पाएगा। बताओ इसके अंदर क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको इसकी पार्ट की वेकेशन करानी होगी, जो सेटिस्फेक्शन, सवाल क्या है सेटिस्फेक्शन का, होल और इन पार्ट। सबसे पहले इसकी सेटिस्फेक्शन करानी होगी, नंबर 1। नंबर 1 क्या होगा इसका, सेटिस्फेक्शन वाली बातें लिखेंगे। सही, अभी तक देखो अगेन मुश्किल आई कैप होता है, टॉपिक नहीं होता, बना सकता है, इसमें रूम कम है उसके बाद, लेकिन 1-2 सवाल निकाल सकता है उसमें से मुश्किल। दूसरी बात क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या हो रहा है इसके अंदर, चार्ज तो 134 तक का। हाँ तो भाई देखो 100 में से उसने 20 पे कर दिए, अब बन गया 80। सही है, 80 पे मिसाल के तौर पर 110 मिलियन का चार्ज बन रहा है। सही है, 20 वाली तो वो था, 24 चार्ज हटाएंगे ना, क्या हटाएंगे, 24 चार्ज से वो नहीं करेंगे क्या, अलग ही करेंगे। नहीं, मॉडिफिकेशन आएगी अब सारी, अब मॉडिफिकेशन वाली बातें आएंगी कि अब चार्ज मॉडिफाई हो गया ना यार। भाई मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए लिए थे, उसका केस मैंने तुम्हें अपना आईफोन दिया था, अब मैंने 1 लाख में से 80,000 पे कर दिया, मैं तुम्हें आईफोन क्यों दूंगा, मैं तुम्हें नोकिया दूंगा, सैमसंग दूंगा, छोटा वाला मोबाइल दूंगा ना यार। मैं तुम्हें क्यों अपना आईफोन दे दूं 2 लाख रुपए वाला गिरवी के तौर पे, जब मैं तुम्हें 80,000 रुपए दे चुका हूँ। तो कंपनी भी बोलेगी ना भाई मैं 134 मिलियन का चार्ज क्यों दूं, जब मैं तो मॉडिफाई कराऊंगी ना इसको, इंस्ट्रूमेंट को। अब मॉडिफिकेशन की बारी आएगी। अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 नंबर उसके पास है, नहीं रिकॉर्डिंग तो चल रही थी, इसको क्या हुआ, दोबारा शुरू हुआ। समझे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बार चीख के बोलता हूँ, ड्राफ्टिंग हो जाती है, ड्राफ्टिंग कुछ भी नहीं होती, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ आप लोग बनते हैं और आप लोग खुद अपने आप को बनाते हैं। ड्राफ्टिंग किसी को भी नहीं होता मसला, ड्राफ्टिंग यार 13 क्लास में पढ़ के आए हो, वही तो मैंने उस दिन सफाई की क्लास में खड़ा होकर यही बोला था बच्चों को। मैं कितने बच्चे समझते हैं ड्राफ्टिंग का मसला है, बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैंने गलत है, अंडरस्टैंडिंग के मसले होते हैं, ड्राफ्टिंग की नहीं थे। मैं मान ही नहीं सकता कि बच्चा इंटर करके आए, वो लेवल्स करके आए, वो एक अंग्रेजी का जुमला नहीं लिख सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, वो सीए कर ही नहीं रहा होता, वो फिर कुछ और पढ़ाई में होता वो। अच्छा चले आइए इसके पास एक बार देखते हैं, प्रोस्पेक्टस का है, प्रोस्पेक्टस का शायद मैं लाया हूँ, हाँ ये आओ। सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग 2020, एक सेकेंड, ऑटम 2020 देख लेते हैं। हाँ वो हाँ बिल्कुल ऑटम 2020 देखते हैं हम। ऑटम कौन सा देखेंगे, ऑटम नहीं, ऑटम 2020 हम देखेंगे। ऑटम 2020 कहाँ गया ऑटम, तो यार एक तो इसको सॉर्ट करना है यार। हाँ एक सेकंड, पता नहीं है, मैंने देखा नहीं। यार कहाँ चला गया, तो सॉर्ट करना है यार। ये मेरा अपना रजिस्टर था जो मॉड्यूल में मैंने जिसे पढ़ा है, उसी में मैंने सॉल्व करेंगे सारे। कहाँ गया, तो नहीं मिलता तो वैसे ही शुरू कर देंगे यार, क्या कर सकते हैं।
एट द एंड कौन सा एंड है ये? बाबा होता है ना, बंदे को अपनी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होती, अपनी की भी चीज़ नहीं समझ में आ रही होती, तो उसका प्योर एग्जाम्पल है, अपना ही नहीं समझ में आ रहा। मैनेजमेंट आ गया, प्रोस्पेक्टस मिल गया। चले जी, क्या कह रहे ऑटम 2020 में? इस बार बिजनेस लॉ की अच्छी तैयारी करके जाना बेटा। 3 अटेम्प्टों से वो उसने बड़ा हल्का हाथ रखा था बिजनेस लॉ पे, कंपनी लॉ में बजा रहा था। इस बार बिजनेस लॉ का वो किसी भी एंगल से पूछ सकता है। ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायरेक्टर ऑफ जेएल इंटेंड्स टू मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस। कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक ऑफर, पब्लिक के पास जाना चाह रहे हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, और वो क्या चाह रहे हैं जी कि वो जो प्रोस्पेक्टस को बना रहे हैं अभी पब्लिक के पास जाना चाह रहे हैं। दे विश टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट इन जेएल्स प्रोस्पेक्टस। सही है। Under the provision of the Securities Act, advise the director about the matter that must be considered before including the statement made by an expert in JL prospectus, the conditions that must be complied with before issuing, circulating or publishing JL prospectus containing the expert statement. बताइए, दो बी तो बिल्कुल सिंपल है, शेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला, इसको बताइए, स्ट्रेट सवाल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। मुझे जुमला बना के बता दो, एक ही, मुझे एक एक जुमला बना के बता दो, ओरली बता दो मुझे, लेकिन जुमला बना के बता दो। उस दिन मुझसे भी हुज़ैफा से ही मैंने यूं ही करवाया था पास से, पर जुमला बना के बताओ। ए का जुमला क्या होगा? 1 का, सॉरी, द मैटर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर, ये रख लो ना, बिफोर इंक्लूडिंग बाय एक्सपर्ट। अच्छा, बाय एक्सपर्ट की बात हो रही है, एक्सपर्ट की बात हो रही है। ओके, द मैटर दैट मस्ट बी कंसीडर्ड, मैं जुमला बना के बताओ, जुमला 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 अंग्रेजी का। बताइए शेख साहब। एक्सपर्ट वाले क्लॉजेस तो पढ़े, लेकिन एक्सपर्ट वाली बात कर ले तो नंबर 8 वाले तेरा मैटर्स कंसीडर क्या करेगा एक्सपर्ट के जो स्टेटमेंट एक्सपर्ट बनाता है। हाँ, क्या मैटर कंसीडर करना है कंपनी को? फॉर इंक्लूडिंग, उससे पहले स्टेटमेंट से पहले ही बात। हाँ हाँ, क्या होना है, तो एक्सपर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, एक्सपर्ट की बात हो रही है। पढ़ो सेक्शन को। क्या हो गया? और फिर स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट जो है एक्सपर्ट का नहीं शामिल हो सकता अगर स्टेटमेंट जो है किसी भी तरह कम अफेयर्स में इंगेज है या इंटरेस्टेड है या स्पॉन्सर वगैरह है। क्या हो गया राफे? ये मैटर्स, ये हाँ ना, बिफोर कंसिडरिंग ना भाई, आप एक बंदे को ऑडिटर रख रहे हो मिसाल के तौर पे, बिल्कुल ये आंसर है इसका भाई, बिफोर कंसिडरिंग। भाई तो मैं बता रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात, आप एक बंदे को ऑडिटर रख दो, फर्म को ऑडिटर रखना चाह रहे हो और उसकी बेगम जो है यहाँ पे सीएफओ है, क्या आप रख सकते हो? ये तो मैटर बिफोर कंसिडरेशन होते हैं ना, कंसिडर तो पहले करते हो ना रखने से पहले कि भाई अच्छा भाई छोटी इसकी बेगम तो यहाँ पे सीएफओ है, इसका बेटा तो यहाँ पे सीएफओ है, इसको थोड़ी रख सकते हो ऑडिटर, तो कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। तो ये पहले कंसिडर करने वाले आइटम है ना, क्यों पहले नहीं करने? पहले ही तो करना ही है भाई। आप सीए करने आए तो आपसे पूछा ना इंटरमीडिएट हो या नहीं हो, मैट्रिक वाले के बच्चे को तो नहीं आ रही थी ना, प्री रिक्विजिट है ना ये, तो बाद में आपको सीए में एडमिशन मिला ना, तो ये वाली बात है। Prospectus shall not be issued with a statement made by an expert unless such expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or in the management of the company. Straight सवाल था ये। नंबर 2 का बताओ क्या जवाब होगा?
The conditions that must be considered for issuing civilian publishing just contain expert statement. अब एक्सपर्ट के स्टेटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, बताओ क्या होगा इसका जवाब? Conditions, the following conditions must be complied with before issuing, circulating, publishing just prospectus containing the expert statement. ठीक है? The expert has given his written consent to the issue of the prospectus along with this statement, or there appears in the prospectus statement that the expert has given and has not withdrawn his consent. वेरी गुड, वेरी गुड। ये दो बातें इसके अंदर आएंगी कि तो रिटन कंसेंट दे देगा कि उसके जो है ओपिनियन को जो है पब्लिश कर दें, सही है, और उसने विड्रॉ उसको ना किया। मैं अपना आंसर भी पढ़ देता हूँ। एक्सपर्ट रिटन कंसेंट शुड बी ऑब्टेन टू इशू प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द स्टेटमेंट। द प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन अ स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस के अंदर स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि द एक्सपर्ट हैज गिवन हिज कंसेंट एंड हैज नॉट विड्रॉन इट। सही है, लो दिखाओ मुझे ये। दूसरा पढ़ते हैं अब शेल्फ रजिस्ट्रेशन। जो सिंपल स्टेट एग्जाम्पल डेफिनेशन है उसको मैं नहीं पढ़ रहा। फिर कह रहा है अंडर स्प्रिंग 2020, ये भी मेगा स्टेट है। Under the provision of the Securities Act, no person shall make a public offer of securities unless the Commission has approved the prospectus submitted by the issuer or offerer. Exception बता दो, कौन सी एक्सेप्शन है इसकी? स्ट्रेट सवाल है, उसे वो क्या नाम है, राफे? स्ट्रेट सवाल है। नहीं होगा नहीं, मुझे बताओ किससे होगा। सेक्शन 87 कहाँ से, क्या क्या एक्सेप्शन है? Sir, however, in foreign there is no need for admission proposal to the commission. बिल्कुल, ये 5 बातें लिखी हुई हैं कि एम्प्लॉइज ने, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे। सिक्योरिटी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सही है। और क्या था इसके अंदर? बोनस शेयर के तौर पे आपने दिया हो, सही है। और इसके बाद क्या था? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में हो, सही है। और क्या था? इशू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, सही है। ये 5 इसके अंदर एक्सेप्शन है जहां पे प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती है। आइए अगला पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आप। अच्छा, फिर कह रहा है 7C ऑन 4 February 2020 द कमीशन approved the prospectus of VL for public offer of its security. The directors intend to publish the prospectus on 10th April. 10th April को वो क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी डेट है? क्या डेट ऑफ पब्लिकेशन है? क्या ये डेट ऑफ पब्लिकेशन? हाँ, नहीं है, डेट ऑफ पब्लिकेशन नहीं है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं है। फिर क्या है ये? मतलब इंटेंट करते हैं कि करेंगे, करा नहीं इन्होंने अभी तक। मतलब प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस हुई ना, वही ना। ये क्या हुई? डेट ऑफ पब्लिकेशन। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 10th April 2020। आगे पढ़ते हैं इसको। कह रहे अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग: द टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रोस्पेक्टस मे बी पब्लिश, द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। 5 मिनट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। 5 मिनट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। हाँ, एक सेकंड में एक दो रिक्वायरमेंट। सॉल्व करें इसको, 5 मिनट दे रहा हूं। करेंगे इंशाल्लाह यार, आप लोगों से। क्यों क्यों भाई? पहले सवाल को तो सॉल्व करो ना, फ्लो टूट जाएगा। अच्छा, वाह भाई वाह। लेकिन तुम ऐसा करो, ये ले लो ना, ये पूरा सेट है उसका, इसमें वो भी है, पूरा चैप्टर भी है।
अंदाजे से कर दो, अंदाजे से कर दो, 1-2 दिन आगे पीछे चल जाएंगे, छोड़ दो उसको। हाँ अंदाजे से, मतलब ऐसे नहीं कि 15 को मतलब 1-2 दिन आगे पीछे चल जाएंगे, ऐसे ऐसे मत एग्जैक्ट मत गिनो, सिर्फ ड्राफ्टिंग चेक करनी है मुझे। हो गया पहला वाला ये है, इसके अंदर मैंने बताओ क्या पार्ट है। इन डायरेक्टर तो कर रहे हैं पब्लिश 10 तारीख को करना चाह रहे हैं, 2 नंबर में बस इतना लिखोगे। वो लिख रहा हूं ना, बता रहा हूं अभी बोल हो गया। In case of registration of proof of loan, this may be approved by the commission. करो करो सवाल करो। हो गया। चाय भी पिला दो यार। आ रही है ओके। अच्छा जी बताइए, आप पढ़िए जो आपको पढ़िए। Published within 60 days from the date of approval by commission, that is on 4th April. In case of registration, the period longer than 60 days may be approved by the commission, and the directors can publish the prospectus on 10th April 2020. नहीं, इनके शेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली बात क्यों लिखी है? शेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली थोड़ी वैसे भी डायरेक्ट, वैसे भी जो है एक्सटेंशन ले सकते हैं। हमें आपका जवाब सही है, लेकिन ये कि शेल्फ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करनी, तो बिल्कुल सही। देखो इस सवाल में उसने गेम किया, ऊपर लिख दिया कि भाई कमीशन ने इस तारीख को अप्रूव किया, नीचे बोला डायरेक्टर जो है इस तारीख को करना चाह रहे हैं। हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि पीरियड कितना होता है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये 60 डेज में आपको क्या करना है, पूरा जो है काम अपना जितना भी है वो कर लेना है, सही है। तो वो क्या कह रहा है कि 60 दिन जो है यहाँ पे क्या हो गया, पूरे हो गए, 60 दिन एग्जॉस्ट हो गए ना। कब हुए 60 दिन एग्जॉस्ट? सर 60 दिन 4 अप्रैल 4 अप्रैल को, हाँ सही है, मतलब वही आसपास सही है, 4 अप्रैल को हो गए। तो क्या वो 10 तारीख को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हाँ वे आउट क्या है, वे आउट भी बताना है कि दे में गो टू द रजिस्टर, या दे में जो है रिक्वायर फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड बियॉन्ड 60 डेज। बिल्कुल यही इसका जवाब है। आइए मैंने भी क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। द प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन। आप देखो हर सवाल में जरूरी नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट और ये सब खींचना, डायरेक्ट भी लॉ लिख सकते हैं। The prospectus approved by the commissioner shall be published within 60 days of its approval. Therefore, VL shall publish it before 3rd April. Since directors intend to publish it on 10th April. सबसे पहले तो मैंने बता दिया कब तक उनको करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्टर 10 अप्रैल को करेंगे तो क्या वे आउट है। Since directors intend to publish the prospectus on 10th April, they must apply for extension to SCCB along with the reason for सच एक्सटेंशन। देखो एक चीज हमेशा आप याद रखो कि देखो एक सवाल आसान है या सिंपल है जो भी है ना, मार्क्स उसमें लूज नहीं करने। देखो आती हुई देखो 20 नंबर तो ऐसे होंगे जो पूरे पाकिस्तान को नहीं आते होंगे, मेजोरिटी बच्चों की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। 15 से 20 नंबर ऐसे होते हैं जो आधे से ज्यादा बच्चे, मोर देन 50% बच्चे गलत करते हैं, सही है, 70-80% बच्चे गलत करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 80 है ना, ये बहुत मैटर करते हैं कि आप इसको किस तरह करते हैं। आपने बहुत दिल से सवाल करने होंगे। मैं एक बार बताऊं आपको, आप जो असल जो पेपर आपका पास होता है ना, वो जो आप कहते हैं ना यार मुझे ये पक्का पेपर आता था 50 नंबर का, लेकिन करो आपको वो 50 नंबर वाले ही एरिया पास करवाता है। वो 50 को अगर आप दिल से करेंगे, तरीके से करेंगे, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको पता है कि 3 में से 3 लेने वाला आर्ट क्या है, एक क्वेश्चन की कंप्लीटनेस किस तरह इंश्योर होगी अलॉन्ग विद इट बीइंग कंसाइज, सही है। तो वो आप जो है उस 50 में से आप आराम से, बड़े आराम से 40 to 45 ले जाते हैं। ये जो 20 होते हैं इसमें आपकी बहुत से बहुत 2 या 3 नंबर आते हैं, आपको पता भी नहीं होता यही हो रहा होता है पीछे, सही है। ये कितने बन गए? 40 to 43 बन गए। अब कितना हुआ? 50 से 80 का डिफरेंस। ये जो आपके 30 नंबर बाकी होते हैं ना, ये आपको 15 से 20 नंबर दिला देते हैं, कभी 10 भी दिला देते हैं, 10 से 15 भी दिला देंगे, या 10 से जो है 20 दिला देंगे। ये यूं आप पास हो रहे होते हैं। 80% से ऊपर बच्चे जो पास होते हैं ना, वो होते हैं 50 से 60 के दरमियान नंबर लाके। बहुत कम बच्चों के 60 क्रॉस करते हैं, मेजॉरिटी बॉर्डर लाइन पे। और इससे भी अगर अगर ये यहाँ अगर मिसाल के तौर पे 500 बच्चा पास हो रहा है 50 से 60 की रेंज में, तो मैं बताऊँ आपको 50 से 55 में उसमें से जो है वो 400 बच्चा पास होता होगा,
मेजॉरिटी बच्चे बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आती के समझना पड़ेगा कि आती हुई चीज कभी भी गलत नहीं करके आनी एग्जाम में। जो 50 नंबर आपको आते हैं ना, ये आपको अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा क्लास में कि ये कैसे अटेम्प्ट करते हैं। चीजें ना रहे, जैसे अभी आपने पिछले सवाल में अगर 30 डेज वाली बात लिखना भूल गया मॉर्गेजेस में, 30 डेज विद इन 30 डेज। तो ये अभी क्या है, ये फजूल का नंबर कटा ना, एक जरूरत ही नहीं थी इसकी। ये जब कटता रहता है ना 0.5, 0.5, 1.5, 1.5, यही डिफरेंस होता है आपका 40 और 50 का। लिटरली ये डिफरेंस होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। मुझे आपको कॉपी चेक होगी मिलती नहीं, आपको ये चीज पता नहीं चलती, समझे ना। क्योंकि आप पेपर तो आपको 80 का ही करना है, ये तो आप छोड़ देंगे आप पूरा 100 का आपको हर पेपर आता होगा, ये बहुत कम होता है। पास इसी 80 में से होना, 80 में से पास होने का तरीका ये है। जो 40 से 50 सॉलिड आता है ना, इसको बड़े दिल से करो। फिर जो आगे का है ना वो ये आपको कोई नंबर नहीं दिलवाएगा। ये सिर्फ 47 और 50 का डिफरेंस बन सकता है, ये 40-50 का डिफरेंस नहीं बनेगा। ये आपको कुछ नंबर दिला देगा, 40% मिल जाएंगे, 50% 5 मिल जाएंगे, 6 मिल गए, 7 मिल गए, किसी को 10 मिल गए, लेकिन ये आपको मेजर पास कराएगा। ये आपको करना आना चाहिए। जब मैं तो बार बार बोलता हूँ, पास पेपर पे आप फोकस करें। पास पेपर जब तक लिखेंगे नहीं, आपको वो 5 में से 5 लेने वाला आर्ट डेवलप करना पड़ेगा। ये 5 में से 5 लेने वाला आर्ट नहीं डेवलप हुआ ना, फिर पास होना मुश्किल है किसी भी पेपर में, थ्योरी के। आधी भी चीज में 5 में से 5 लेने आने चाहिए। आपकी ड्राफ्टिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको उसमें पूरे नंबर आए, जब जाके आप 50 क्रॉस करेंगे। अगर आप इसमें से अगर आपने 25 लिए हैं तो आपका पास होना बहुत मुश्किल है, या आपने 30 लिए हैं तो इसमें से आपका पास होना बहुत मुश्किल है। यहाँ से 30 लोग, यहाँ से 2-4 उठाओगे, यहाँ से 10-12 उठा लोगे, वही बनेगा 44, 45, 40। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही जो सारी बातें हैं इंग्लिश उर्दू वाली 21 डेज, वो सारी बातें जितनी भी हैं वो सारी इसके अंदर लिख देना। प्रोस्पेक्टस पब्लिकेशन से रिलेटेड लिखना, और कोई नहीं लिखना। हाँ, उससे पहले की चीजें उसके बाद की चीजें कुछ नहीं आएंगी इसके अंदर, सिर्फ पब्लिकेशन वाली बातें आएंगी। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं, स्प्रिंग 2019 Safam Limited is in the process of raising money through issues of shares and intend to issue a prospectus. Advise the management as to who would be liable under Securities Act to compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise. Simple straight सवाल है, आप बता दो, जल्दी से बता दो। Section 88 कह रहे हो? 88 में कहाँ है? कौन सा सवाल पढ़ रहे हो तुम? का आंसर है ना। अच्छा, डिफिशिएंसी की बात है। सवाल तो पढ़ो बेटा, क्या हो गया? सर ये सेक्शन 93 क्या, मुझे बताओ क्या सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? सर अब वो ये पूछ, advise the management as to who would be liable under the Securities Act to compensate the investors in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise. सबसे पहले circumstances बताओ, कौन से circumstances होंगे? तो पहले वो ना बताएंगे कौन liable है, वो ही बता दो। Sir, in case of massive deficiency, the every officer issue a director on और सारी बातें वो लिखनी है। सही, बस shall be liable to compensate in case of any deficiency in prospectus। पूरा मत लिख देना, ये हाँ पता है, इतना ही लिखना होगा, आपने बताया। पूरा मत लिखना, परसेंट तक आएगा, परसेंट तक आएगा। सही है, in case of any deficiency in the prospectus पूरा लिखोगे, अगेन वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। and this liability would arise। अच्छा सर, डांस क्या है? This liability would arise if a person commits an offense who makes a misleading, incorrect and true deceptive statement in the prospectus। वेरी गुड, बिल्कुल। ये दोस्त, ये सेक्शन 92 वाली क्या है, सर्कमस्टांसेस हैं कि यहाँ पे जो है लायबिलिटी अराइज होगी, और वो जो सेक्शन 93 है वो क्या है, किस पे लायबिलिटी अराइज होगी। दोनों बातें लिखनी, स्ट्रेट सवाल था ये। इसके बाद हम करते हैं ऑटम 2018 सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके बाद हम करते हैं स्प्रिंग 2018। On 25 February 2018, BL in a move to list its share on Pakistan Stock Exchange received approval from the Commission for the prospectus for the publication of the prospectus। सही है। Under the provision of the Securities Act, advised BL with regard to the publication of prospectus in the newspaper and its placement on the company website। पूरा सेक्शन 88 इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सही है,
स्प्रिंग 2018 में क्या लिखेंगे आप, सेक्शन 88 आपको लिखना पड़ेगा। सही है, प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो गया तो कितने 60 दिन के अंदर उसको पब्लिश करना है। सही है, डेटा पब्लिकेशन वाली पे बात करनी होगी और क्या इंग्लिश उर्दू वाली पे बात करनी होगी, और प्लेसमेंट में बताएंगे कि जो आपको वेबसाइट पे डालना है वो कब तक डालना है। सही है, सारे सेक्शन 88 अगर आप मुझे दिखाएं 1 मिनट के लिए तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या बातें आ जाएंगी। सेक्शन 88 वाली बातें आ जाएंगी। सही है, ये जो है 60 दिन के अंदर सबसे पहले। सही है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि अब जो फुल टेक्स्ट और एवरेज फॉर्म में डालेंगे एटलीस्ट इन वन इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर। सही है, एटलीस्ट 7 days in advance but not more than 30 days before the commencement of the public subscription. Sufficient number of copies कहाँ अवेलेबल होंगी, यहाँ जगह रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, बैंकर्स हो गया, शेयर रजिस्ट्रार हो गया, बैलेटर हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गया। कब से कब तक होंगी, कब से कब, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल द क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। और वेबसाइट पे भी इसी तरह होगा। सही है, अवेलेबल होगा फुल फॉर्म में। सही है, प्रोस्पेक्टस। सही है, और फॉर्म वगैरह भी उसके वहां पे होंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये आखिरी पैराग्राफ इसके अंदर आएगा, नो पर्सन शाल इशू वाला? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? स्प्रिंग नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर वो रिक्वायरमेंट में साफ तौर पे दिखा रहा है कि भाई पब्लिकेशन न्यूज़पेपर या प्लेसमेंट कंपनी वेबसाइट की बात कर रहा है उसमें। यहाँ पर तो बोल रहा है कि आप इशू करते ही नहीं हो, अगर 9% शेयर इशू सर्टिफिकेट अदर देन प्रोस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर। यहाँ पर पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं सर। नहीं, क्या वो पैराग्राफ है किस चीज का? वो पैराग्राफ ये है, एड्रेस का बता रहे हैं। वो पैराग्राफ ये है कि आपने मैंने पढ़ाते हुए ये चीज बताई थी कि जब आपका प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो आप इसके अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये खुद एक एडवर्टाइजमेंट ही है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है आपका स्प्रिंग 2017। KL is engaged in the business of manufacturing garment in Karachi. The directors, in order to expand KL's business, are planning to acquire a garment factory in Multan. In order to finance that acquisition, the acquisition cost, they intend to issue 5 million ordinary shares to the general public. They have appointed Mr. Sehgal as an expert to evaluate the above projection and include his statement in the KS prospectus. Under the provision of the Securities Act 2015, advise the directors about the conditions to be fulfilled for including Mr. Sehgal's statement in KS prospectus for issuance into the general public. Simple, same सवाल है, repeat है, इंटरेस्टेड ना हो, ये सब चीजें ना हो। और नंबर टू जो है, शुक्रिया है, नंबर 2 क्या कि उसका रिटन का जो है वो रिटन कंसेंट लेंगे और वो स्टेटमेंट उसमें डालेंगे। सही है, ये सारी बातें आएंगी नहीं आएंगी? सर ये वाली बात वो कह रहे हैं कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। वो कहता है कि अप्रूव एंगेज होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, वो वाला कराएगा। यार मेरे सारे बच्चे ऑनलाइन के हैं यार, फिजिकल तो नहीं है। 10-11 बच्चे तो ऑनलाइन के हैं, 2-3 बच्चे आते हैं फिजिकल। वो ऑनलाइन वालों को तो कॉल करेंगे। हाँ, ऑनलाइन के लिए कॉल करना। ये इनको दे देना, ही भर के दे देंगे थोड़ी देर में। हाँ, हो गया। यही करना है, छुट्टी कमाना है। दे लो। थैंक यू। अच्छा जी, देखिए रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल स्टेटमेंट इन केस प्रोस्पेक्टस फॉर इशुएंस टू द जनरल पब्लिक। क्या आएगा इसके अंदर? सब आएगा सर। इसका आएगा ये वाला इसमें 10 सर ये चाहिए ना कि एक्सपर्ट वो जो एक्सपर्ट द पर्सन हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज्ड इन। सही है, सही है। और बस में ये है क्यों सर आगे तो वो बात है जो स्टेटमेंट में क्या कंसेंट इशू प्रोसेस। हाँ, वो बात फिर ना कर स्टेटमेंट वो कह रहा है कंडीशंस क्या चाहिए कि एक्सपर्ट को डाले उसके अंदर। तो ये ना पक्की बात है। ओके बात। ऑटम 2020 का रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ो और रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ो।
ऑटम 2020 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो और इससे कंपेयर करो दोनों में क्या फर्क है। अगेन देखो यही तो आर्ट सीखना है हमने, रट्टे तो सवाल सॉल्व करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। हमें ये सीखना है कि किस तरह सवाल को रीड करना है, हमें सवाल को रीड करना सीखना है बेटा, फिर सॉल्व करना सीखना है। पहले रीड करना तो सीखो, पहले सवाल को रीड करना तो सीखो, फिर हाँ अरे चलो करो 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 रीड करो, मुझे समझाओ दोनों की उसकी रिक्वायरमेंट 1 और 2 में और इसकी रिक्वायरमेंट में क्या फर्क है, उसमें क्यों हमने उस तरह लिखा था, इसमें क्यों हम इस तरह लिख रहे हैं, मुझे जवाब दो। नहीं ये बेकार बातें नहीं, एडवाइस और ये सब नहीं, प्रॉपर बात समझो मेरी और प्रॉपर मुझे जवाब दो। About the conditions to be fulfilled for including Mr. Stewart in case prospectus. इसलिए यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट थे, ये उससे क्या है कंडीशन बताओ कि Mr. Stewart के शब्द डालेंगे prospectus। अब सुनो दोनों सवाल ऐसे आमने सामने रखो, ऐसे आमने सामने रखो, सही है, आमने सामने ही ना आ जाएंगे ना, आमने सामने क्यों नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? अच्छा वो आगे पीछे पेजेस में ये यहाँ पर आना, अच्छा आगे पीछे, चलो कोई बात नहीं। चलो ऑटम 2020 की रिक्वायरमेंट देखो, आप लोगों को गौर से सुनो, अब एक मैं चीज सिखा रहा हूँ, सीखो कि किस तरह सवाल को रीड करना है, सवाल की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वही नहीं होगी तो मार्क कद्दू मिलेंगे। पढ़ो मेरे साथ, मैं पढ़ो तुम सुनो। ऑटम 2020 आपने वहां से देखो, वहां से ऑटम 2020 क्वेश्चन 8A का मैं पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। द मैटर्स दैट मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट। 2 में क्या कह रहा है वही देखो मुझे नहीं देखो। द कंडीशंस दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर इशूइंग सर्कुलेटिंग और पब्लिकेशन जेएस प्रोस्पेक्टस। तो हमने पार्ट 1 में क्या लिखा था, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, पार्ट 2 में हमने लिखा था कि उसकी रिटन कंसेंट ली और उसका और प्रोस्पेक्टस में लिखा हो कि रिटन कंसेंट है और उसने विड्रॉ नहीं की, जब जाके आप इशू कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, इसमें में कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर, अब गॉड सुनो, advise the director about the condition to be fulfilled for including Mr. Sehgal's statement in the case prospectus for its issuance to the general public. फर्क है, बहुत मेजर फर्क है, बहुत मेजर फर्क है। इसमें क्या कह रहा था कि बताओ बिफोर इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट, तो आपने बोला बिफोर इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट, ये मैं मेक श्योर करूंगा राफे जो एक एक्सपर्ट है, एक वैल्यूएटर है, उसकी कंपनी की फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। दूसरे में उसने पूछा कि बताओ इशू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, इशू करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी मैं राफे की रिटन कंसेंट लूंगा और राफे की उसके अंदर लिखूंगा कि राफे ने कंसेंट दी और विड्रॉ नहीं की है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट होगी कि वो करे, फुलफिल करे ताकि वो इशू कर सके। दोनों बातें लिखनी होंगी इसके अंदर, इशू वाली बात में। इशू इसके देखो फर्क समझो, दोबारा पढ़ो 1 ऑटम 20 की रिक्वायरमेंट 1 को दोबारा पढ़ो। The matters that must be considered before including the statement. Before including इंक्लूड करने से पहले तुम्हारी क्या क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, तुमने लिख दिया फॉर्मेशन वाली एंगेजमेंट वाली बात। 2 पढ़ो, 2 में वो कह रहे हैं इशू सर्कुलेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो तुम लिखोगे वो कंसेंट और वो कंसेंट का लिखना उस प्रोस्पेक्टस के अंदर के इसने कंसेंट दिया विड्रॉ नहीं किया, उसके बगैर तुम इशू नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस, वो इशूएंस से रिलेटेड है। सही है, यहाँ क्या बोल रहा है वो, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ भी इशूएंस की बात कर रहा है, तो तुम्हें दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात गरीबी में लिख देना, दूसरी बात जो है पर्टिकुलरली सवाल की है फॉर्मेशन एंगेजमेंट वाली बात। अभी तक मुझे लगता है तुम्हारे सवाल समझ में नहीं आया, सवाल की तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ सके। मैं समझ गया, आप पहले वाले लेक्चर में इसने यानी कि ना इट्स इशुएंस ऑफ द जनरल पब्लिक वाली जो बात है रिक्वायरमेंट लिखी है। देखो ऑटम 2020 में, देखो ऑटम मैं सिंपल सी चीज समझाना चाह रहा हूँ, ऑटम 2020 में उसने जानबूझ के सवाल को स्प्लिट किया। एक में बोला बिफोर इंक्लूडिंग बता दो क्या होगा, और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया उसने एक तरीके से पूछा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया कहता है कि फॉर्मेशन और उसमें इन्वॉल्व ना हो। दूसरे में उसने बोला प्रोस्पेक्टस के अंदर उसको शामिल करना है, वही प्रोस्पेक्टस को इशू करना है अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। अब बताओ क्या रिक्वायरमेंट है, तो तुमने बता दिया कि उससे कंसेंट लिया और उस कंसेंट के बारे में जिक्र किया प्रोस्पेक्टस के अंदर। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्सपर्ट हायर करना चाह रहे हैं और बताओ क्या रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सके, तो तुमने सिर्फ फॉर्मेशन वाली बात लिखोगे 0 देगा वो। यार फॉर्मेशन वाली बात बेस बनेगी सब, चलो बहुत, चलो अगर अच्छा एग्जामिनर वो 1 नंबर दे देगा, चलो
लेकिन तुम्हें क्या 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सवाल में से 1 नंबर लेना है? इस तरह कैसे पास हो गए? समझ में आया जो मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया है? ये आ गया समझ में। नहीं, सवाल की रीडिंग समझ में आई तुम्हें? इसमें रीडिंग समझनी है सिर्फ, इस सवाल में सिर्फ रीडिंग समझनी है कि आपने किस तरह सवाल को रीड करना है। देखो ये गलतियां होती है जो बच्चा फिर बाद में कहता है कि मुझे पता ही नहीं मैं फेल क्यों हुआ। सर पहले आउट ऑफ 2018 वो तो आप करोगे ना, मैं स्प्रिंग 2021 तो करा दूं पहले। In 14th AGM of Sapphire Limited, a special resolution has been passed to increase the voting rights of shareholders of Class A by 50%. Faiza Ibrahim, a shareholder from Class B, wants to get the special resolution cancelled. क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हुआ था ना, वो ग्रीव वोटिंग पावर नहीं होती थी, बिल्कुल जिनके राइट्स को वो अफेक्ट, बिल्कुल वही वाली बात है इसमें ना। बिल्कुल वही वाली बात है। क्या हो रहा है? 14 AGM में सफायर लिमिटेड की स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, इंक्रीज कर दें वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ क्लास ए। सही है। अब यहाँ पर फायदा क्या है? शेयर होल्डर ऑफ क्लास बी है, वांट टू गेट द सेट स्पेशल रेजोल्यूशन कैंसिल्ड। Discuss how Faiza Ibrahim can challenge the special resolution and ask for its cancellation. Also determine the grounds on which the decision may be made in our favor. मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी, आर्टिकल्स में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते हैं जिसमें किसी भी क्लास के राइट्स वगैरह इफेक्ट हो। मुझे एक बात बताओ, ए के पास ए राइट ए क्लास है ये, और ये बी क्लास है, इनके वोटिंग राइट थे 1 वोट पर शेयर। सही है। इसका क्या था? इसका भी था 1 वोट पर शेयर। अब इन्होंने क्या किया, इसका उठा के कर दिया 1.5 वोट पर शेयर। इसमें अग्री पार्टी कौन सी, इधर आइडेंटिफाई तो करके बताओ, और क्यों? अग्री पार्टी कौन है? हाँ नहीं, अग्री पार्टी कौन सी है इसमें? ए है, बी है? 1 पर शेयर, 1 पर शेयर था, इसका ही 1 पर शेयर था, 1 वोट पर शेयर। इन्होंने इसका 1.5 हो गया, इसका भी 1 है। इसमें जो है वो अग्री पार्टी कौन है? 1 वोट पर क्यों बी क्यों हुई? अग्री पार्टी ए क्यों नहीं हुई? 1.5 पर शेयर हो गया, उसका 1 वोट ही रह गया। हाँ तो ए क्यों अग्री पार्टी नहीं है? क्या बी क्यों कह रहे हो तुम अग्री पार्टी? सर ए का बढ़ गया ना वोटिंग राइट, उसका नहीं बढ़ा। वेरी गुड। सबसे पहले इस तरह के सवाल में यही आइडेंटिफाई करना होता है कि अग्री पार्टी कौन सी है। बाद वक्त आप देखो सवाल ज्यादातर वो किस एंगल से बनाते हैं, बोलेगा कि यार 1 वोट था, इसका हाफ कर दिया। अब इसी का जिक्र हो रहा होता है, ज्यादती इसी का हो रहा है जो अग्री पार्टी ही होता है, लेकिन यहाँ केस वो सिनारियो इससे बना रहा है, लेकिन ये अग्री पार्टी नहीं है। क्यों? इसका भला हो रहा है। आपने अग्री पार्टी देखनी है, नुकसान किसका हो रहा है, ताकि उसके एंगल से आपने जवाब जो है ड्राफ्ट करना है। सही है। अब बताओ, इसका आगे नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है। हाउ फायदा कैन चैलेंज आपका, इफ फायदा हैव 10% or more of the voting power, सही है, she may appeal to the court within 30 days from the date of the resolution, requiring the court to cancel the resolution, special resolution pass। सही है। अब क्या डिटरमाइन द ग्राउंड आप सिंपल से हैं, वो बता दें, कहाँ है दिखाओ, कि वो मटेरियल डिफेक्ट इन द नोटिस हो। सही है। और क्या हो, धांधली आपने कर दी हो। कहाँ गया ये सेक्शन? हाँ, क्या था? मटेरियल फैक्ट्स वर कंसील बाय द कंपनी टू गेट द रेजोल्यूशन पास और चेंज इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। कोर्ट को ये लग रहा है तो कोर्ट जो है रेजोल्यूशन को कैंसिल कर देगा। स्ट्रेट सवाल था। सवाल की ट्रिक समझ में आई? इसमें किस तरह करते हैं इस तरह के सवाल को? अग्री पार्टी पर आइडेंटिफाई करो, अग्री पार्टी कौन सी, किसके साथ ज्यादती हो रही है। अब पढ़ते हैं हमारा शाकाहार सवाल, फिर क्लास ऑफ, है ना। ऑटम 2018 में पूरे 15 मिनट दूंगा, पूरे 15 मिनट इसको सॉल्व करने में। और इस सवाल ऐसे ये ज्यादती की इसने बच्चों के 5 नंबर दिए, ये 5 नंबर का सवाल नहीं था। इसको सोचने में 10 मिनट चाहिए, ये इसको सॉल्व करने में तो 5 मिनट चाहिए, लेकिन इसको सोचने में 10 मिनट चाहिए। 15 मिनट का सवाल था ये। द डायरेक्टर्स ऑफ, तुम पढ़ो सवाल। डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड एसएल want to arrange finances for their factory expansion project जोर से पढ़ो। and have decided to issue 1 million ordinary shares to the public. The directors want the public subscription to commence not later than 7 October 2018. Mobeen, who is the company secretary, has proposed the following schedule for the purpose. On 1st September 2018, a copy of the prospectus shall be submitted to the registrar joint stock companies for approval. For ease of access, the copies of the prospectus shall be available for members' inspection at SL's main showroom. The prospectus shall remain open for inspection from 28 September 2018
It was October 2018 at a fee of ₹50. The prospectus will be published in the public fortnightly Urdu magazine on 30 September 2018. हो गया? Subscription will commence in October 2018. There is a corporate division in the bus proposal to payment in line with the As I the work I expect to do. चलो इसको करो। 15 मिनट है, टाइम बताओ क्या हो रहा है तुम्हारी घड़ी में? टाइम क्या हो रहा है? सर टाइम हो रहा है 4:20। 4:20 4:35 तक का टाइम है, इसको सॉल्व करो। पहले एक बार सवाल को दोबारा पढ़ो और तरीके से सोचो, बगैर कोई बात करे सॉल्व करो। आगे पीछे करना है पॉइंट्स को। हाँ अभी करो करो, जो समझ में आ रहा है करो, जो समझ में आ रहा है करो, अभी मुझसे नहीं पूछो। सर हो गया। हो गया? हाँ ये चले इस सवाल को पढ़ते हैं। मुझे आप दे दें ये नोट्स दे दें, मैं कहता नोट्स आपने पास रखे, सवाल को पढ़ते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, इसमें क्या, इसको सॉल्व किस तरह करना है। अगेन इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, एक मुश्किल सवाल था। इसको देखते हैं हम सॉल्व किस तरह करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें काम की है, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें काम की नहीं है, क्या इनको किस तरह से, इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल में सबसे बड़ा मसला क्या है, मल्टीपल डेट्स लिखी हैं। मल्टीपल डेट्स लिखी है, सबसे पहले हम काम इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर डेट्स लिखना शुरू करते हैं। क्या पहली लाइन क्या है, द डायरेक्टर ऑफ एसएल वांट्स टू अरेंज फाइनेंस फॉर द फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू इतना शेयर टू द जनरल पब्लिक। सही है, बेकार सी इंफॉर्मेशन है, बेस बना रहा है सवाल पूछने की। The director wants the public subscription to commence not later than 7th October। क्या ये इंफॉर्मेशन किसी काम की है? अच्छा चलो सही है। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं? सही है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होनी चाहिए? पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या ये प्रपोज डेट है? यस सर। दोबारा पढ़ो। पढ़ो ना। पढ़ रहा हूँ सर। कहाँ गया? The directors want the subscription to commence not later than 7th October. Not later than कह रहा है, 7 से आगे नहीं जानी चाहिए। नहीं है, मैं कहता हूँ तुम्हें, तुम ये सवाल मुझे अभी करके दो, ये क्या होगी, डेट एक यार, चलो ये है प्रपोज डेट मिसाल के तौर पे। मैं कह रहा हूँ ये यार तुम 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम मत लेना है सवाल को करने में। क्लास है 4:30। नहीं तो तुम्हें तो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, 10 मिनट और चाहिए। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट बात कर लेते हैं, 5 मिनट दे दो। सही है। अब क्या है जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन। दूसरी बात क्या कर रहा है, ऑन 12 सितंबर 2000। अच्छा फिर क्या कह रहा है, तो अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। ऑन 12 सितंबर 2018 कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। सही है, फॉर अप्रूवल। सही है, फॉर ईज ऑफ एक्सेस द कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन। इतना द प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 इतना। प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश्ड इन उर्दू और इन पॉपुलरली फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर। 30 डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ये है प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, 5 अक्टूबर नहीं 12 सितंबर नहीं ना, 30 सितंबर ना, 30 सितंबर। सही है। इसके बाद क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन बट कमेंस ऑन 5 अक्टूबर। अब ये है प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिक क्या है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ना, पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितनी है, 5 अक्टूबर। सही है, 5 अक्टूबर इसकी क्या है, डेट है पब्लिक सब्सक्रिप्शन की। अब मसला ये है, इसमें किस चीज को सिरा बनाऊं कि ये सवाल सॉल्व हो जाए, किस चीज को मैं सिरा बनाऊं कि ये सवाल सॉल्व हो जाए, किस चीज को बनाऊं सिरा? हाँ 30 सितंबर को, इसको क्यों नहीं? आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस चीज से इसका सिरा बनेगा। सही है, देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट। सही है, क्या कह रहे हैं,
शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द अप्रूवल। 12 सितंबर 2018 को कह रहे हैं वो अप्रूवल के लिए देंगे। सही है, अब आइए पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस शैल बी सेंट फॉर अप्रूवल एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन। डेट ऑफ पब्लिकेशन से कितने 21 दिन पहले जाएगा। सिंस डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है इसकी 30 सितंबर और प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन की डेट क्या है 30 सितंबर। इट शैल बी सेंट फॉर अप्रूवल ऑन 9 सितंबर और बिफोर नॉट 12 सितंबर। समझ में आया? देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 12 सितंबर को जो है प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार को देंगे फॉर अप्रूवल। हमने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट 21 दिन पहले दिया जाता है फ्रॉम द प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सही है, रजिस्ट्रार को। अब यहां से अगर हम इस डेट को बेस बनाते हैं तो 21 दिन कब बनते हैं, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर 9 सितंबर। 9 सितंबर 21 दिन पहले कितना जाएगा 21 डेज बिफोर कितना होगा 9 सितंबर। सबसे पहला फंड हमने पकड़ा 9 सितंबर है, 12 सितंबर नहीं है। सही है, सबसे पहला फंड। अब फिर क्या कह रहा है, शैल बी सबमिटेड टू रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्या रजिस्ट्रार को जाता है ये? नहीं। प्रोस्पेक्टस शैल बी सेंट टू द कमीशन नॉट द रजिस्ट्रार ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। पहला पॉइंट डेट खत्म, फंड निकाल दिए। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, फॉर ईज ऑफ एक्सेस द कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर द मेंबर इंस्पेक्शन ऑफ एसएल मेन शोरूम। मेन शोरूम पे नहीं होता, रजिस्टर्ड ऑफिस पे होता है। सही है, और बिल्कुल कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक नॉट ओनली मेंबर्स। सही है, सबसे पहली बात क्या कि ये पब्लिक के लिए होता है, मेंबर्स के लिए नहीं होता। क्यों? क्या मेंबर्स थोड़ी उन्हीं को थोड़ी दे रहे हो, आप तो जनरल पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो। आप तो हर खास आम को बोल रहे हो ना, आओ हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, सिर्फ मेंबर्स को थोड़ी बोल रहे हो। तो क्या कहते हैं, कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल टू जनरल पब्लिक नॉट ओनली मेंबर्स। इट शैल बी अवेलेबल एट, वो ए से लेके एफ तक जो है, क्या है ए से लेके एफ तक पढ़ो जल्दी 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 जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, बैंकर आ गया, बैलेटर हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इफ एनी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। सही है, सिर्फ शोरूम पे नहीं होगा। दो फंड निकाले हमने, पहला क्या कि मेंबर को नहीं होगा इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक को भी होगा। नंबर 1 क्या और अवेलेबल होगा, इंस्पेक्शन नहीं हो गया, अवेलेबल होगा। सही है। नंबर 2 क्या हमने फंड निकाला इसके अंदर कि शोरूम पे नहीं होगा, ये सारी 6 की 6 जगहों पे होगा। फिर क्या है जी, द प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 सितंबर टिल 4 अक्टूबर एट अ फी ऑफ ₹50। सही है। प्रोस्पेक्टस शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन दैट इज 38 सितंबर टू द क्लोज ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सही है। प्रोस्पेक्टस ओपन फॉर इंस्पेक्शन कब से कब तक होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है हमारी 30 सितंबर से लेके, क्या क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट दी हुई है हमें, क्लोज की नहीं दी हुई है, स्टार्ट कमेंसमेंट की दी हुई है। तो हम लिखेंगे डेट कैसे नहीं करेंगे, सिर्फ जुमला लिख देंगे क्लोज ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सही है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या क्या फंड निकाले, हमने पहला फंड निकाला कि भाई मेंबर्स को नहीं, जनरल पब्लिक को भी होगा। फिर हमने दूसरा फंड क्या निकाला कि शोरूम पे नहीं, वो 6 जगह जो हमने लिखी। फिर और तीसरा फंड हमने क्या निकाला कि भाई वो जो ओपन फॉर जो इंस्पेक्शन है 28 सितंबर से नहीं। सही है, फ्रॉम 30 सितंबर दैट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस 30 सितंबर से लेके टिल द क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। चौथा, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा था, प्रोस्पेक्टस विल बी पब्लिश्ड इन प्रॉपर्ली फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर। नहीं, उर्दू मैगजीन नहीं होगा, फोर्टनाइटली भी नहीं होगा। इट शैल बी पब्लिश्ड इन 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग डेली सर्कुलेशन। सही है। और कब क्या होगा, इट शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सही है। तो क्या होगा 6 सितंबर से क्या क्या डेट बनेगी इसकी, 5 अक्टूबर था ना, 5 अक्टूबर का। तो क्या कह रहा है, इट शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। निकालो सेक्शन निकालो, देखो कहाँ लिखा था, ये रहा, इट शैल नॉट 7 days इन एडवांस बट नॉट मोर देन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट क्या है आपकी 5 अक्टूबर। यहाँ से जाओ एटलीस्ट 7 days इन एडवांस, 12 तारीख आएगी। सही है, एटलीस्ट 7 days इन एडवांस। 12 कहाँ से आएगी, 7 days इन एडवांस। हाँ 28 आ गई, 28 सितंबर। सही है, बट नॉट मोर देन 30 days। क्या बन गया, बट नॉट मोर देन 30 days, कितना होगा अंदाजन
सर 21 जनवरी को नहीं, 7 दिन से गए ना, एटलीस्ट 7 days एडवांस, 7 दिन पीछे, बट नॉट मोर देन 30 days। नॉट मोर देन 30 days। 30 सितंबर से कम आना चाहिए। नहीं ना बेटा, क्या हो गया, 6 सितंबर ना, इन दोनों के दरमियान होगा। 7 days नॉट 30 days, सही है, एटलीस्ट 7 days in advance but not more than 30 days before the date of public subscription। क्लियर हुआ? यस सर। मुश्किल था ये सवाल? यस, ये मुश्किल था, इसमें बात आ रहा है। सही है, यहाँ आपको सिरा पकड़ना था, ये डेट बिल्कुल इररिलेवेंट थी, ये डेट जिसने मैच ये डेट से जिसने काम किया 7 अक्टूबर वाली, ये वो फंसा है। आपको जो है ये डेट पकड़नी थी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, ये डेट क्यों पकड़नी थी, ये डेट क्यों नहीं पकड़नी थी? ये पब्लिकेशन वाली डेट क्यों नहीं पकड़नी थी, ये डेट क्यों पकड़नी थी? आखिरी बात, ये डेट क्यों पकड़नी थी, वो डेट क्यों नहीं पकड़नी थी? तो इसकी वजह थी ना, क्या वजह थी, जल्दी बता दो, क्लास खत्म कर रहे हैं। मैंने तो बताया थी वजह, भूल गया मैं पूरी। सही से उसने वो बात नहीं कही थी कि ऑफर पब्लिकेशन अप्रूव हाँ। 21 days वाला। अब बब्बा सारी बातें यहीं से शुरू हो रही हैं, 27, ये सारी बातें यहीं से शुरू हो रही हैं, सही है। 60 days वाली बात यहाँ से शुरू हो रही है, 60 days में, यही वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है, जब भी हमने ये वाली डेट पकड़ी है, ये वाली डेट नहीं पकड़ी, अगर ये वाली डेट पकड़ते आप तो सवाल सॉल्व नहीं होता। इस डेट को पकड़ के देख सकते हैं आप, ये डेट से आप ये डेट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। देखो हमने जो लिखा था ये 30 सितंबर वाली बात थी, इससे हमने सारा जो है काम इससे आगे हम लेके चले हैं, सही है। ले लो चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।